बीए प्रथम वर्ष में हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। प्रारंभ में तो सभी छात्राओं को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीए प्रथम वर्ष में ऋग्वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और ऋग्वैदिक काल की हमने सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था और आर्थिक अवस्था। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक अवस्था इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक जो स्थिति है उसका विवेचन इन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहला आता है राजनीतिक संगठन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक संगठनों की मूल इकाई जो थी वह थी परिवार। एक घर में रहने वाले समस्त लोगों से मिलकर कुल बनता था तथा कई कुलों का जो समूह है वो ग्राम बनता था, और ग्राम का जो मुखिया होता था वो कहलाता था ग्रामनी। कई गांवों का जो समूह है वह बिस कहलाता था, और इसका जो मुखिया होता था वह कहलाता था बिसपति। कई बिसों को मिलाकर के एक जन बनता था, और जो जन का प्रधान अधिकारी था वह कहलाता था गोप अथवा रक्षक या राजा। और जन से जो बड़ी इकाई होती थी वह राष्ट्र कहलाती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार आसपास के राजाओं को अधीन करके सम्राट पदवी धारण करने वाला राष्ट्र का प्रधान होता था, और उसकी अधीनता में जनों के जो विभिन्न राजा लोग थे वह शासन किया करते थे। तो ये थी राजनीतिक संगठन कि भाई कई घर में रहने वाले सभी लोगों से मिलकर के एक कुल बनता था। कई कुलों का समूह ग्राम कहलाता था, गांवों का समूह बिस कहलाता था, और बिसों का जो समूह होता था वह जन कहलाता था, और जन में राजा शासन किया करते थे। और इससे भी बड़ी कोई इकाई थी तो वो थी राष्ट्र, जो राजाओं के ऊपर राजा शासन किया करता था, जिसको जो सम्राट की पदवी धारण किया करता था वह राष्ट्र का प्रधान होता था। अब आते हैं प्रमुख जन। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों के कई जन थे, जिनमें शिबी है, मत्स्य है, ध्रुव है, यदु है, पुरु है, भरत है, अनुस है, तुर्वस है। ये विशेष प्रसिद्ध थे। ऋग्वैदिक काल में विभिन्न राजाओं तथा गणराज्य प्रमुखों के बीच प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चलता था, जो एक विशाल राजनीतिक सत्ता की स्थापना की और विकास की प्रक्रिया का ही अंग था। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध, जिसको दशराध्य युद्ध भी कहा जाता है, यह युद्ध भरत जन के राजा तथा 10 जनों के राजाओं के संघ के बीच रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और इसमें भरत जो जन था उसका राजा था सुदास, जिसकी विजय हुई थी। ऋग्वेद से यह भी ज्ञात होता है कि भरत जन के राजा सुदास ने सिगु, अजास एवं यक्षु जन के राजाओं के संघ को भी पराजित किया था। अब आता है राजा। जन का जो प्रमुख अधिकारी था वह राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा का पालन करना था। राज्य की समस्त शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित होती थी। वह राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च सेनापति होता था। इसके बाद आते हैं राजा के कर्तव्य। राजा के प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना,
तथा अपने राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों से युद्ध करना था। शांति काल में यज्ञों का अनुष्ठान करना, अपनी प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग देना, गुप्तचर व्यवस्था का संचालन करना, अपराधियों को दंड देना, विद्वानों तथा साधु सन्यासियों का आदर करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना, यह राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करती थी और उसको नियमित रूप से कर, टैक्स, जिसको बलि कहा जाता था, देती थी। एक विद्वान के अनुसार उस समय के राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पराक्रम में इंद्र के समान, गुणों में वरुण के समान और दयालुता में मित्र के समान होना चाहिए। तो ये थे राजा के कर्तव्य। अब आता है प्रमुख अधिकारी, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख अधिकारी। प्रशासकीय कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए कई प्रमुख अधिकारी होते थे, जिनमें सबसे पहले आता है पुरोहित। पुरोहित का जो पद था वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। वह राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक तथा योद्धा भी था। शांति काल में वह धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था और युद्ध काल में अपने राजा की जीत तथा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए दैवीय शक्तियों का आवाहन किया करता था। दूसरे नंबर पे आता है सेनानी। सेनानी या सेनापति राज्य की सेना का प्रधान होता था। वह अपनी देखरेख में सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था और युद्ध में सैन्य संचालन का उत्तरदायित्व उसी का होता था। तीसरे नंबर पर आता है ग्रामनी। ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। वह गांव में राजा का प्रमुख सैनिक एवं असैनिक अधिकारी होता था तथा गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखता था और गांव की जनता तथा राजा के बीच संपर्क बनाए रखता था। तो ये थे प्रमुख अधिकारी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामनी। इसके बाद आता है अन्य अधिकारी, जिनमें है पुरुप। पुरुप जो होते थे वो दुर्ग रक्षक होते थे, जो किलों की रक्षा किया करते थे। स्पस, ये गुप्तचर होते थे। और तीसरे नंबर पे दूत। दूत के कार्य जो होते थे वो राजनीतिक कार्य थे। वे संधि अथवा युद्ध का प्रस्ताव लेकर के अन्य राज्यों में जाते थे। ये समस्त अधिकारी जो थे वह राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब राजनीतिक संगठन, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संगठन में एक प्रमुख चीज आती है सभा एवं समिति। 4 नंबर के क्वेश्चनों में भी ये आता है कि सभा और समिति क्या है। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा जो थी वह समिति से छोटी होती थी। सभा ग्रामीण संस्था थी। गांव के गणमान्य व्यक्ति, जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, वह इसके सदस्य होते थे, जो गांव से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। संभवतः इसमें लिए गए निर्णयों को गांव का मुखिया, जो राज्य की ओर से राज्य कर्मचारी भी था, राजा के पास पहुंचाता था। समिति राजा के निकट की संस्था होती थी। संपूर्ण राज्यों के विषय पर इसमें विचार विमर्श किया जाता था। तत्पश्चात राजा अपने राज्य कर्मचारियों की सहायता से शासन संचालन करता था। सभा और समिति राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देती थी और उसकी
शक्तियों पर अंकुश भी लगाए रखती थी। तो ये थी सभा और समिति, राजा के ऊपर अंकुश भी लगाए रखती थी। इसके बाद आता है राजा पर नियंत्रण। ऋग्वैदिक काल के राजा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। जनता को राजा के निर्वाचन का अधिकार था। राज्याभिषेक के समय राजा को अपनी प्रजा की सेवा करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। यदि राजा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता था तो प्रजा को उसे गद्दी से हटाने का अधिकार था। सभा और समिति का भी राजा के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण था। इसके बाद आता है सैन्य संगठन। आर्यों का जो सैन्य संगठन था वह उत्तम था। युद्ध करने के लिए राजा के पास सेना होती थी। सेना में पैदल तथा रथों का अधिक महत्व था। सैनिक धनुष्बाण, बर्छी, भाले, फरसे, तलवार आदि हथियारों का प्रयोग करते थे। वे अपनी रक्षा के लिए कवच, ढाल तथा लोहे की टोपी पहनते थे। सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए युद्ध में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। युद्ध में छल कपट का सहारा नहीं लिया जाता था और आर्य लोग असहाय, घायल, निशस्त्र और सोए हुए शत्रु के ऊपर भी हमला नहीं किया करते थे। राजा जो होता था वह अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। और राजनीतिक संगठन में अंतिम पॉइंट आता है न्याय व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह पुरोहितों तथा सभासदों की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद में चोरी, डकैती, ठगी, पशुओं को चुराना आदि अपराधों का उल्लेख किया गया है। दंड के रूप में जुर्माना लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। लुणविद के अनुसार इस युग में अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा का भी प्रचलन था। तो यह है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक अवस्था। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक अवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो जो आर्थिक अवस्था में सबसे प्रमुख बात ये आती है कि ऋग्वैदिक काल में लोगों की आजीविका के मुख्य साधन थे कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार तथा वाणिज्य। चूंकि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी और ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनकी आजीविका के साधन थे कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प, व्यापार एवं वाणिज्य, घरेलू उद्योग धंधे। उनका जो आर्थिक जीवन था वह कृषि और पशुपालन पर आधारित था। अब सबसे पहले आर्थिक अवस्था में हम पॉइंट पढ़ते हैं कृषि। कृषि ऋग्वैदिक आर्यों की आजीविका का प्रमुख साधन था। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल आदि की खेती करते थे। खेती का काम हल तथा बैलों से किया जाता था। हलों द्वारा खेतों को जोता जाता था। आर्य लोग हल चलाने, बीज बोने, पकी हुई फसल को काटने आदि से परिचित थे। खेतों में सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त कुओं, नदियों, नहरों आदि से भी सिंचाई की जाती थी। दूसरे नंबर पे आता है पशुपालन। पशुपालन जो था वह आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्य लोग गाय, बैल, घोड़े, गधे, कुत्ते, भेड़, ऊंट, बकरी आदि अनेक जानवरों को पालते थे। गाय और बैल समृद्धि के प्रतीक समझे जाते थे। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। आर्यों में घोड़ों का विशेष महत्व था। ऊंट और गधे बोझा ढोने के काम में लिए जाते थे। घोड़े रथ संचालन में भी काम में लिए जाते थे। भेड़, बकरी दूध, मांस तथा ऊन के लिए उपयोगी समझे जाते थे। इसके बाद आता है उद्योग एवं शिल्प। ऋग्वैदिक काल में उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। बढ़ई का व्यवसाय काफी उन्नत अवस्था में था। बढ़ई लोग लकड़ी के दरवाजे, चारपाइयाँ, तख्त,
रथ, गाड़ी, नौकायान आदि का निर्माण करने में बड़े निपुण थे। इस युग में सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई का काम किया जाता था। कताई, बुनाई और कढ़ाई का काम जो थी वो स्त्रियां करती थी, अधिकांशतः स्त्रियां करती थी। लोहार जो थे वो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे, पीतल, तांबे आदि के बर्तन बनाते थे। स्वर्णकार सोने से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते थे। कुंभकार चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनके अलावा उस युग में अन्य बहुत से भी उद्योग प्रचलित थे, जिनमें औषधि उद्योग है, चर्म उद्योग है आदि मुख्य थे। अब आता है व्यापार एवं वाणिज्य। ऋग्वैदिक काल में व्यापार स्थल एवं जल दोनों प्रकार के मार्गों से किया जाता था। स्थल मार्ग से यातायात के लिए गाड़ियों तथा रथों का प्रयोग होता था, जिन्हें खींचने के लिए बैलों तथा घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। जल यातायात के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। कुछ विद्वानों का विचार है कि आर्य सामुद्रिक यात्राएं भी किया करते थे और उनका व्यापारिक जो संबंध था दूर के देशों से भी था। अधिकतर व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। गाय वस्तु विनिमय का मुख्य साधन थी। इस युग में निष्क नामक सोने का सिक्का भी चला करता था। तो इस तरीके से हमारा ऋग्वैदिक काल समाप्त। ऋग्वैदिक काल की हमने सामाजिक धार्मिक अवस्था पूर्व के वीडियो में पढ़ी, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ी।